हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम टू द न्यू वीडियो, वेलकम टू योर चैनल। मैं अमरदीप आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे बारे में आज के बाद मैं इंट्रो दिए करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं लेकिन मेरे बारे में नहीं जानते। माय नेम इज अमरदीप मिश्रा एंड आई यूज्ड टू बी अ को फाउंडर ऑफ नीलकंठ एंटरप्राइजेस, जो कि मैंने एट द एज ऑफ 18 स्टार्ट किया था। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक, एक बहुत ही डिटेल्ड केस स्टडी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप के बारे में, जिसका नाम है रैपिडो। रैपिडो के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रैपिडो की स्टार्टअप स्टोरी क्या है, रैपिडो का बिजनेस मॉडल क्या है, रैपिडो का रेवेन्यू मॉडल क्या है, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए, उन्होंने किस तरीके से ओला और उबर को डिसरप्ट किया और फाइनली उनके क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या उनका फ्यूचर है आगे जाने वाले में, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो भी मैं आपको बताने वाला हूं ये सारी चीजें आर्टिकल से ली गई हैं, तो आर्टिकल का सारे आर्टिकल का लिंक बेसिकली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जाके आप उनको देख सकते हैं। और फाइनली हम लोग बात करेंगे कि इन सारी चीजों से हमें क्या समझ में आता है और अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो फाइनली हम लोग किस तरीके से उस बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें, ये सारे बिजनेस लेसन हम लोग आज के स्टार्टअप में इसके स्टडी में सीखने वाले। उससे पहले मैं आप लोगों का 2 मिनट लेना चाहूंगा, सिर्फ मैं आप लोगों से 2 मिनट बातचीत करना चाहूंगा। पर्सनल चीज है ये, मैं चाहता हूं कि हमारे और आपके बीच में कोई भी ऐसी चीजें ना हो जो आपको इन्फॉर्म ना हो, तो मैं आपको अपना फैमिली समझता हूं, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 वीडियो में मेरे फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा फर्क आया है। नॉर्मली मैं 2 दिन में या फिर अगले ही दिन वीडियो डाल दिया करता था, लेकिन आजकल मैं 2 से 3 दिन में वीडियो डाल रहा हूं। इसके रीजंस क्या है? इसका रीजन ये है कि बेसिकली मेरी जो हेल्थ है उस पर बहुत ज्यादा असर हो रहा था। मेरी जो हेल्थ है काफी टाइम से खराब चल रही है। अभी फिलहाल मेरे को डायग्नोस किया गया है कि मुझे थोड़ा जॉन्डिस टाइप भी सिम्टम्स हैं, तो अभी मेरी ब्लड रिपोर्ट आएंगी आज शाम को। और मे गॉड ब्लेस कि मेरे को जॉन्डिस ना हो, क्योंकि अगर डॉक्टर का कहना है कि है, क्योंकि मुझे सिकनेस भी वैसी लग रही है, मेरे बॉडी में एनर्जी भी नहीं रहती है, लो ऑफ एनर्जी रहती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जॉन्डिस के आपको प्रॉब्लम्स तो पता ही है। अगर जॉन्डिस होता है तो शायद थोड़ा और फ्रीक्वेंसी में फर्क आए, लेकिन होता क्या है कि जब आपके फ्रीक्वेंसी में फर्क आता है तो यूट्यूब एल्गोरिदम आपके चैनल को प्रमोट करना बंद कर देता है, स्पेशली जब आप एक स्टार्टिंग चैनल हो, आप एक अभी आपने स्टार्ट किया चैनल को। तो इसलिए मुझे आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि अगर हो सके तो आप अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आती है, कुछ सीखते हो आप, तो आप जितने लोगों को हो सके शेयर करो और थोड़ा मेक श्योर करो कि वो लोग भी ये वीडियो देखें। और अगर आप वीडियो देखते हो, पसंद आता है ना, तो कमेंट जरूर करो और प्लीज चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो, जिससे हमारी इंगेजमेंट बनी रहेगी और यूट्यूब एल्गोरिदम इन वीडियो को पुश करेगा। पिछला वीडियो जो मैंने डाला था बोर्ड के केस स्टडी के ऊपर, जिसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसमें अभी तक मेरे चैनल पे सबसे कम व्यूज आए हैं। और बल्कि वो वीडियो मैंने बहुत मेहनत से और बहुत डिटेल्ड बनाया था। आप लोगों को शायद वो वीडियो पसंद नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बहुत बार होता है कि हमें बहुत वीडियो में ऐसा बनाता हूँ जो शायद आप लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि उस पर व्यू आएंगे, लेकिन व्यू बहुत कम आए हैं। और उसका मेरे को लग रहा है रीजन ये है कि फ्रीक्वेंसी ब्रेकडाउन हुई है। फ्रीक्वेंसी क्यों ब्रेकडाउन है उसका रीजन तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर हो सके तो भाई की थोड़ी हेल्प करो और बाकी बढ़ते अपने वही नए केस स्टडी के ऊपर, कुछ और नया सीखते हैं कि आज के इस केस स्टडी में क्या मजेदार है। तो बेसिकली अगर आप टियर 2 या फिर टियर 3 सिटी में रहते हो, फॉर एग्जांपल बैंगलोर हो गया या फिर हैदराबाद हो गया, ऐसे सिटीज में रहते हो, तो आपने रैपिडो का नाम तो 110% सुना होगा भाई। और अगर आपने रैपिडो का नाम नहीं सुना, देन 110% की आप एक राइडर हो या फिर आप एक बाइक लवर हो जिसे खुद ट्रैवल करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि नॉर्मली डे टू डे लाइफ के लिए हर टियर 2 या फिर टियर 3 सिटी में, मोस्टली टियर 1 सिटीज में भी अब लोग ने रैपिडो को पहचानना और उनको यूज करना चालू कर दिया है। और बहुत जल्द हमारे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमें एक नया यूनिकॉर्न भी बनने वाला है जो कि रैपिडो होगा, राइट। क्योंकि इनकी वैल्यूएशन फिलहाल $850 मिलियन है। अब रैपिडो के बारे में बात कर रहे हैं तो ओला उबर की तो बात होनी है। ओला उबर जो कि टियर 1 सिटीज में मोस्टली इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई, दिल्ली, ये सारे सिटीज में ओला उबर का इस्तेमाल होता है। लेकिन रैपिडो की शुरुआत हुई ये सोच के कि हर इंसान ओला उबर को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान 4 व्हीलर्स को या फिर जो 4 व्हीलर्स होते हैं, कार्स होते हैं या फिर मिनी कार्स होते हैं, इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई अगर इंसान डेली अप डाउन करना चाहता है एक जगह से, तो वो क्यों एक कार को, उबर ओला को इस्तेमाल करेगा? वो तो एक किसी भी तरीके के अफोर्डेबल प्राइस पे ज्यादा स्विच करना इजी रहेगा उसके लिए। तो ये सोच के रैपिडो की स्थापना हुई। रैपिडो को स्टार्ट किया है 3 फाउंडर्स ने। रैपिडो की शुरुआत 2015 में हुई है। ये एक बाइक टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर है। फिलहाल ये 100+ सिटीज में ऑपरेट करते हैं और पर डे इनके पास 15,000 से ज्यादा बाइक राइडर्स होते हैं जो इनके यहाँ ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी कोई छोटी नहीं है, काफी अच्छे लेवल पे ऑपरेट कर रही है और बहुत जल्द यूनिकॉर्न भी बनने वाली है।
तो अगर इनके फाउंडर और टीम की बात की जाए तो इस कंपनी को 3 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया है। नंबर 1 इज अरविंद, नंबर 2 इज रितेश एंड नंबर 3 इज पवन। ये तीनों एक इंजीनियर्स हैं और तीनों आईआईटी से ग्रेजुएटेड हैं। ये तीनों ने अपनी इंजीनियरिंग आईआईटी से की है। नंबर 2, ये तीनों बहुत ही ज्यादा अच्छे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। अब गौर करने वाली बात यह है कि रैपिडो इनका पहला स्टार्टअप नहीं था, रैपिडो इनका सेकंड स्टार्टअप था। इनके पहले स्टार्टअप का नाम था द कैरियर। अगर इनके स्टार्टअप स्टोरी को देखें तो इनके स्टार्टअप स्टोरी भी यही शुरुआत होती है द कैरियर से। रैपिडो की शुरुआत इन लोग को अपने फर्स्ट स्टार्टअप के दौरान ही समझ में आ गई कि इनको करनी चाहिए। अब इन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है, इनके वन ऑफ द फाउंडर्स अरविंद ने ये कहते हैं कि ये लोग जब द कैरियर को ऑपरेट कर रहे थे तो द कैरियर बेसिकली कौन सी स्टार्टअप थी? द कैरियर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में सर्व करती थी, सप्लाई चेन डिमांड पे ऑपरेट करती थी। मतलब कि अगर आपको अपना कोई भी कुरियर एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचाना हो या फिर अपना कोई भी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो आप द कैरियर को कांटेक्ट कर सकते हो। वो लोग ट्रक के थ्रू आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे। लेकिन फिर उन्हें ये रियलाइज होता है कि ये जो B2B मार्केट है ये बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड मार्केट है और इसमें सक्सीड होना तो इसमें सक्सीड होना थोड़ा सा मुश्किल है। इससे अच्छा है कि हम B2C मार्केट में ऑपरेट करें जिसमें हमें पोटेंशियल दिखता है कि आगे जाके हम एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकते हैं। तो उन लोग ने एनालाइज करना चालू किया मार्केट को, तो उनको यह समझ में आया कि हमें ओला उबर के कंपटीशन में जाना चाहिए। लेकिन अब उन्हें चीज समझ में तो आ गई थी, अगर ओला उबर कंपटीशन में गए तो वो लोग तो हमें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो लोग $1 बिलियन कंपनीज हैं यार, यूनिकॉर्न से भी बड़ी कंपनीज है, वो लोग डेकाकॉन्स पहुंचने वाली हैं। उबर तो $45 बिलियन से बड़ी कंपनी है, वो तो इनको पल भर में खा जाएगी। तो इन लोगों ने बोला कि हम इनको कंपटीशन तो देंगे लेकिन अब हम लोग कुछ अलग चीज लाएंगे, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन लाएंगे। फिर इन लोगों ने एनालाइज करना चालू किया कि अभी भी एक बहुत बड़ा मार्केट है जो कि ओला उबर को इस्तेमाल नहीं करता और बल्कि ऑटो रिक्शास का इस्तेमाल करता है और थोड़े चीप ट्रेवलिंग व्हीकल्स को इस्तेमाल करता है, फॉर एग्जांपल बाइक, साइकिल्स एंड ऑल दैट। तो उन लोगों ने बोला कि ऐसे मार्केट को टैप करना इजी है। उनको समझ में आया कि ऐसी बाइक्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाइक्स को ओन करते हैं और वो लोग अपने पीछे किसी को भी नहीं बैठाते जिनकी सीट वैकेंसी खाली रहती है। तो ऐसा ना किया जाए कि हम लोगों को ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पे एक यूजर और एक बाइक राइडर दोनों कनेक्ट हो सके और ये एक बाइक्स टैक्सी सर्विस प्रोवाइडिंग हम लोग एक कंपनी की शुरुआत करते हैं। ये सोच के इन लोगों ने रैपिडो की शुरुआत की। धीरे धीरे करके इनका जो प्रिडिक्शन था वो सच भी होते रहा, क्योंकि एक ही महीने के अंदर इन लोगों के पास 15,000 से ज्यादा बाइक राइडर्स ने अपने आप को इनरोल कर लिया था। एक अच्छा खासा यूजर बेस भी आ गया था। फिलहाल अगर बात की जाए तो इनके पास 10 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं और लगभग 1.5 मिलियन से ज्यादा बाइक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, राइट। इन लोगों ने बहुत ही एक सिंपल प्रोपोजिशन पे ऑपरेट किया है कि हम उन ऐसे लोगों को हायर करेंगे जिनके पास बाइक है और वो लोग अपनी बाइक सर्विस को प्रोवाइड कर सकें, ताकि हम लोग किसी न किसी को सर्विस दे सके अपने यूजर्स को और इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ कमीशन एज ए रेवेन्यू हम लोग रख सके, राइट। अब बात करते हैं कि इन लोगों ने स्टार्टिंग में क्या किया। स्टार्टिंग में इन लोगों ने 15 से 20 लोगों को हायर किया था जिनके पास 2 व्हीलर्स थे और धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी कंपनी को एक्सपांड किया। इन लोगों का हमेशा से ये एक मानना था कि ओला उबर को हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए ये मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है और हमारे इंडिया में कार से ज्यादा लोगों के पास बाइक और स्कूटीज है, तो ये मार्केट अनटैप्ड मार्केट है। अब होता क्या है कि आपने ओला और उबर के केस स्टडी में अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देख लो। मैंने आपको समझाया था कि ओला उबर के स्टडी में होता क्या है कि ओला उबर का नाम बहुत ज्यादा बदनाम हो रहा है और अभी कंपनी बर्बाद हो रही है धीरे धीरे करके। इनका डिक्लाइन फेज चालू है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो टैक्सी ड्राइवर्स और जो दूसरे इनके जो व्हीकल्स ओनर्स थे ओला के, जो इनके राइडर्स थे, इन लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि ओला कमीशन बहुत ज्यादा कम कर रही है, इनसे बहुत ज्यादा कमीशन ले रही है, राइट। 30-35% इन लोग से चार्ज कर लेती है, जिससे ये लोग कुछ पैसा कमा नहीं पा रहे। अब होता क्या है कि जब आप एक टैक्सी का ये सर्विस प्रोवाइड करना चालू करते हो, फॉर एग्जांपल ओला और उबर के केस में, ये लोग इस पे 24/7 डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन एक बाइक सर्विस कभी भी 24/7 डिपेंडेंट नहीं होती। वो उन लोग के लिए एक मैंडेटरी नहीं, एक ऑप्शनल कॉस्ट है, राइट, की ऑप्शनल अर्निंग है। अगर हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक, राइट। और इन लोग को स्टक भी नहीं रखते कि आपको, अगर आपने एक बार हमारे रैपिडो को ज्वाइन कर लिया तो आप छोड़ नहीं सकते। नहीं, अगर आप जब चाहो तब ज्वाइन कर सकते हो, जब चाहो तब इसको छोड़ भी सकते हो, राइट। तो इजी है, ये लोग स्टक नहीं है, किसी भी बंधन में नहीं बंधे हुए, ये लोग फ्री टू वर्क है। लेकिन ओला उबर में क्या होता है कि इनडायरेक्टली वो लोग एकदम कहते हैं ना अटैच हो जाते हैं कंपनी से, क्योंकि उन लोग ने कार रेंट पे लेके रखी है या फिर ईएमआई पे लेके रखी है और उनको भरना तो है ही अपना रेंट और ईएमआई। अब बात करते हैं रैपिडो के बिजनेस मॉडल के बारे में। रैपिडो का बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत ही ज्यादा सिंपल टू यूज है। रैपिडो बेसिकली करती क्या है कि उन लोगों ने दो मोबाइल एप्लीकेशंस को बनाया है। नंबर 1 जो एक यूजर लेता है और नंबर 2 जो कि उनके कैप्टन्स लेते हैं। कैप्टन्स मतलब उनके बाइक सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट।
अब अगर आप एक ऐसे यूजर है जिन्हें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना है तो आप रैपिडो के ऐप को इंस्टॉल करेंगे और उसमें अपना डिस्टेंस लिख देंगे कि आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक कितने टाइम में जाना है और आप अभी फिलहाल कहां पे हैं। कुछ ही टाइम में एक कैप्टन आएगा, वो आपको पीछे बैठाएगा और आपको अपने लोकेशन पे ड्रॉप कर देगा। अब इसके बैकएंड में क्या चलता है, बैकएंड में जो एक मोबाइल कैप्टन ऐप है रैपिडो कैप्टन ऐप, इसमें क्या होता है कि अगर आप एज ए राइडर बुक होना चाहते हैं तो इन लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रैपिडो को देने पड़ेंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं कि आपको ये स्पीड को क्रॉस नहीं करना है एंड ऑल दैट। आपके पास एक टू व्हीलर होनी चाहिए, टू व्हीलर 2010 से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये सारे कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हो तो आप एक रैपिडो कैप्टन बन जाते हो और आप नाउ यू आर फ्री टू मेक मनी थ्रू रैपिडो बिजनेस मॉडल। अब बात करते हैं रैपिडो का रेवेन्यू मॉडल क्या है। रैपिडो बेसिकली दो तरीके से पैसा अर्न करती है। पहला है कमीशंस, कि वो हर एक जो आप राइड बुक करते हो एक डिस्टेंस दूसरे डिस्टेंस जाने के लिए, तो उस राइड का जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ पैसा होता है उसका 20% रैपिडो रख लेती है एज अ कमीशन। और सेकंड की रैपिडो ने अब लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में भी ऑपरेट करना चालू किया है। वो लॉजिस्टिक कंपनीज को हेल्प करती है उनके कुरियर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिलीवर करने के लिए। तो इसमें भी एक अच्छा अमाउंट ऑफ कमीशन रैपिडो लॉजिस्टिक कंपनी से लेती है। यह भी रिपोर्ट किया गया था कि 2019 में कंपनी ने 13 टाइम्स का रेवेन्यू ग्रोथ लिया है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। लेकिन ये जितना अच्छा साउंड कर रहा है इतना आसान नहीं था रैपिडो को चलाना। रैपिडो के पीछे बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। तो सबसे पहला चैलेंज था बिलीव इन द टू व्हीलर मोबिलिटी सर्विस। अब इसमें होता क्या है कि नॉर्मली लोगों को कार के एक्सीडेंट जल्दी नहीं सुनाई देते, लेकिन टू व्हीलर्स के एक्सीडेंट हम लोग को मार्केट में बहुत ज्यादा सुनाई देते हैं कि किसी न किसी टू व्हीलर ने किसी न किसी को ठोक दिया और किसी न किसी की डेथ हो गई या फिर कोई ना कोई बहुत ही खतरनाक कंडीशन में इंजर्ड है, बहुत ही गंदी कंडीशन में है। तो इस चीजों को मेक श्योर करने के लिए रैपिडो ने क्या किया कि इन लोग ने एक ऐसा फीचर डाला इनके ऐप में कि जब एक कैप्टन किसी को लेके जा रहा होता है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, तो अगर उसने एक गिवन लिमिट से ज्यादा स्पीड को पुश किया है, फिर एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा अपनी बाइक को चलाया, तो उनको एक अलर्ट आता है। और अगर उन लोगों ने उस अलर्ट को फॉलो नहीं किया तो उनके जो फेयर होते हैं, जो उनके चार्जेस होते हैं, जो उनका पैसा होता है कमीशंस, वो सारे रैपिडो डिडक्ट करना चालू करती है। तो इस बिलीफ को कैटर करने के लिए रैपिडो को बहुत ज्यादा दिक्कत आई। और सेकंड है द ड्रग बस्ट। अब होता क्या है कि ये एक प्रॉब्लम है जो रैपिडो और डंजो जैसी कंपनियां कैटर नहीं कर पा रही हैं। अभी एक न्यूज निकली थी कि बहुत सारे लोग डंजो और रैपिडो के डिलीवरी बॉय का इस्तेमाल करके ड्रग्स भी सप्लाई कर रहे हैं, राइट। कोई ना कोई एक तो ऐसी भी न्यूज निकली थी कि एक इंसान ने डंजो के डिलीवरी बॉय को एक स्नेक जो होते हैं, 2 सांप को एक प्लेस से दूसरे प्लेस डिलीवर करवाया था। जब कंपनी को पता चला तो कंपनी ने इन लोगों के ऊपर एक्शंस लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है कि जो हमारी डिलीवरी सर्विसेज हैं, जैसे कि डंजो हो गया, रैपिडो हो गया, वो लोग इस चीज को कैटर नहीं कर पा रहे। उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और लेट्स सी कि हमारे इतनी बड़ी बड़ी जो यूनिकॉर्न्स बनने वाली हैं कंपनियां, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियां हैं, वो किस तरीके से इन चैलेंजेस को फेस करती है। हम लोग ने रैपिडो के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करनी। अब बात करते हैं कि रैपिडो का फ्यूचर प्लान क्या है। रैपिडो का फ्यूचर प्लान कुछ इस तरीके से है कि रैपिडो सबसे पहले तो अपने मोबाइल ऐप्स में कॉन्सेंट्रेट करेगी और जितना ज्यादा फीचर हो सके अपने यूजर और अपने कैप्टन्स को प्रोवाइड करेगी, जिससे इनके लिए रैपिडो इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाए। नंबर 2, इनके फाउंडर सोच रहे हैं कि ये कुछ फेयर के प्राइजेस को ड्रॉप भी करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग रैपिडो को इस्तेमाल करना चालू कर दें और ज्यादा से ज्यादा कैप्टन्स इनके साथ जुड़ पाए। इन लोग अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल्स को भी लॉन्च करने वाले हैं ताकि ये लोग एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल को भी फॉलो कर सके, जिनसे इनकी रेवेन्यू बढ़ सके, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट रैपिडो। रैपिडो के बारे में मैंने ये एक बहुत ही बेसिक सी केस स्टडी बताई है, जिसमें मैंने नहीं गया डीप में कि ओला को किस तरह हराया, उबर को किस तरह हराया। बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊं, लेकिन एक ही शर्त पे बनाऊंगा कि अगर आप नीचे कमेंट में करते हो कि हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से रैपिडो ने ऐसी मार्केट जिसमें ओला और उबर जैसी कंपनियां भी सस्टेन नहीं कर पा रही है, किस तरीके से अपने आप को सस्टेन कराया, अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं आपके लिए ही तो। अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो 110% बनाऊंगा, लेकिन इसी वीडियो में अगर मैं हर चीजें कवर करूं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि आप नीचे जाके कमेंट करो कि आप इनके बारे में और जानना चाहते हो, तो मैं आपके लिए इनके बारे में डिटेल केस स्टडी बना दूंगा। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा कि ओला के पीछे क्या हो रहा है, ओला के साथ क्या हो रहा है, तो इसको देखने के बाद एक बार ओला के केस स्टडी को जाकर जरूर देखो। यहां पे मैं आपको एंड स्क्रीन में वो वीडियो दे दूंगा, जाके बाद एक बार वो वीडियो को देखो। अगर हो सके तो मेरे को एक बार जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो ताकि हमारी बातचीत हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।